बाबा जी प्रणाम। कृपया यह बताइए कि देश को चलाने के लिए जो मंत्रालय हैं उनको आप कैसे बांटोगे? योग्यता के आधार पर। जैसे शिक्षा मंत्रालय, इस शिक्षा ने देश की भावी पीढ़ी को समझदार बनाना है और इस भावी पीढ़ी ने ही देश को चलाना है। किस में योग्यता है? जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तार्किक भी है और देश प्रेमी भी है। अहिंसा भी है, उसमें प्रेम भी है, क्योंकि छात्रों को पढ़ाने के लिए गुणवत्ता की तो आवश्यकता होती है, लेकिन साथ में उन्हें प्रेम भी चाहिए होता है। जो प्रेम पूर्वक छात्रों को पढ़ने में मदद दे सके। शिक्षा मुफ्त हो गई तो हम शिक्षा मंत्रालय किसे सौंपेंगे? जो शिक्षित कर रहे हैं लोगों को। वैसे नाम बता रहा हूं आपको, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जैसे विकास सिद्धि भी करते हैं, खैर वो तो अपना यूनिवर्सिटी वगैरह चला रहे हैं, लेकिन जैसे आचार्य प्रशांत बहुत बढ़िया देश को चला सकते हैं शिक्षा के हिसाब से। ऐसे लोगों को हम चुनेंगे। खान सर, ऐसे लोगों को हम शिक्षा मंत्रालय देंगे। पहली बार मैंने देश में देखा कि ऐसा अनपढ़ अशिक्षित प्रधानमंत्री, जिसने मंत्रालय का विभाजन करना था, तो उसने अपनी योग्यता बताई कि मेरी योग्यता ये है कि जब मेरे सामने फाइल आती है तो मैं उस फाइल को ऐसे देखता हूं, बस साइन कर देता हूं। भाई ऐसी कौन सी, ये तो एआई से भी बड़ी गुणवत्ता हो गई। पहला प्रधानमंत्री देखा मैंने। शिक्षा मंत्रालय सौंपना है तो क्या तुम मेरे साथ एक रात बेड पे सो सकोगे? तो जाओ, तुम्हें शिक्षा मंत्रालय देते हैं। पहली बार हिंदुस्तान के लोग यह जानकर शर्मसार होंगे, मैं बोलते हुए शर्मसार हो रहा हूं। यह कोई क्वालिफिकेशन है या प्रसाद है? मंत्रालय है या प्रसाद है? यह प्रसाद नहीं कि आप चौक में खड़े होकर जो भी गुजरे उसे बांटते जाओ। अनुभव के आधार पे, योग्यता के आधार पे, वो जो उस चीज में निष्णात है। अब शिक्षा के मामले में निष्णात हैं
शिक्षक वर्ग जो हजारों हजारों लोगों को शिक्षित करे, और प्रवीण हैं हर कला में शिक्षक, उन लोगों को हम शिक्षा मंत्रालय देंगे। रक्षा मंत्रालय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका काम उसी को सच है, और करे तो ठेंगा बच। 3 सेनाध्यक्ष हैं, नभ जल थल। इन तीनों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CAOS, उनको रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। वो जानते हैं किस चीज की आवश्यकता है, और जो 3 सेनाध्यक्ष हैं वो बताएंगे कि थल सेना को ये जरूरत है, नभ सेना को ये जरूरत है, वायु सेना को, और 3 सेनाओं की क्या आवश्यकता है, कौन सा हथियार हमारे पास नहीं, और कौन सा हथियार ज्यादा बढ़िया काम करता है। यह उस सेना का संचालन करने वाले लोग जानते हैं क्या क्या मुसीबतें आती हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ती हैं, कौन कौन सा भोजन किस किस आर्मी को चाहिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वह होकर रक्षा मंत्री। गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए भाई। 4-6 पड़े हैं तो ये कोई गाजर मूली का खेत थोड़ा ही है कि उस खेत में गाजर बो दो, मूली गाड़ दो, पोटैटो गाड़ दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। भारत भूमि सोने की चिड़िया उस दिन बनेगी जिस दिन इसके ऊपर कमेंड करने वाले लोग इसको सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और योग्यता रखते हैं। योग्य व्यक्तियों को वह महकमा दिया जाएगा बिना किसी लोक लालच के। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ हम पार्टीबाजी से शुरू कर देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ना है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना है, गोल्डन स्पैरो, वैसे पार्टी नाम की रहेगी, जैसे निर्दलीय, कांग्रेस वगैरह तुम अपनी पार्टी बना सकते हो, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम कह सकते हो मैं दक्षिणपंथी हूं, मैं वामपंथी हूं, तुम कह सकते हो, तुम्हारी विचारधारा है वो। तो अगर टिकट देने के लिए 500 करोड़ रुपये मांग लिया तो 500 करोड़ रुपया देकर इलेक्शन लड़ने वाला और ऊपर इलेक्शन के ऊपर पैसे लगाने वाला व्यक्ति तुमसे क्या खैर गुजारेगा? वह साफ सुथरा प्रशासन तुमको दे पाएगा? तुम्हारी आंतड़ियों में से खींच लेगा वो रुपया और अपनी 100 पुस्तकों का इंतजाम करके जाएगा। पता चाहे अगली पुस्तक भी ना। यहां से होता है शुरू भ्रष्टाचार। इसलिए मैंने जड़ काटी कि पार्टी समाप्त,
कोई पार्टी नहीं होगी, प्रत्येक व्यक्ति मेरिट के आधार पे चुनाव लड़ेगा। फिर वो सारे इकट्ठे होके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, जो पहले चुना गया होता है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुना जाएगा। सबसे काबिल व्यक्ति कौन? जो देश को ईमानदारी से संचालित कर सके। ईमानदारी इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन, हार्ड वर्किंग इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। और पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, यह त्रिकोणीय क्वालिफिकेशन है जो तीनों एक व्यक्ति में होंगे। त्रिशूल, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनने के योग्य। देश के प्रति वफादार, सिर्फ शब्दों से नहीं, सैल्यूट से नहीं, कर्म से। और यह जो देश के विभाग हैं, यह कोई प्रसाद नहीं है तुम आते जाते को बांट दो या किसी शर्तों पे बांट दो। जनता ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप कोई विभाग जो जनता को कमेंड करे, वो विभाग अपनी अय्याशी के लिए बांट दो कि तुम मेरे साथ हम बेसर होगे, ठीक। फिर तुम्हें मंत्रालय दे दिया गया, फिर ये लो चुनाव के टिकट लड़ो। ऐसा कुछ नहीं चलेगा भाई। तुम 25 करोड़ को रोते हो, तुम देखना पुत्र, यह भारत भूमि माला माल हो जाएगी, इतना पैसा है इसमें। लेकिन ये दीमक चाट रही है इस देश को। और एक अदद ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है इस देश को। ईमानदार, प्रज्ञावान, समझदार, मेहनतकश, आमूल चूल भीतर के अंतरंग प्राणों तक ईमानदारी हो उसके भीतर, वह देश को सोने की चिड़िया बना देगा। मिलिट्री की भी भागीदारी होनी चाहिए सियासत के अंदर, नहीं तो मिलिट्री अलग थलग पड़ जाएगी। कम से कम मिलिट्री को उसका विभाग तो देना ही चाहिए। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तीनों से पूछेगा, जानता होगा कि कौन सी फौज को किस हथियार की जरूरत है और कौन सा हथियार कौन से देश से सस्ता मिलता है, यह देखेगा वित्त मंत्रालय, और साथ में होगा रक्षा मंत्रालय। ऐसा नहीं है कि 400 करोड़ का मिलता है राफेल, खरीद लिया 1200 करोड़ में। भाई ऐसा घपला इस देश में नहीं चलने वाला। 2 लाख रुपए में एक सड़क बनती है, 2 करोड़ में बनाई जाती है। एक पुल 10 करोड़ का बनता है, उद्घाटन के से पहले वो गिर जाता है। क्या इस बनाने वाले ठेकेदार को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए? क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि यह जो ठेका दिया गया था, ये किस एवज में दिया गया, कौन सी परसेंटेज रेशो रखेगी? ठेकेदार को सिर्फ उसका काम है। अब तो मैंने मामला ही खत्म कर दिया ना, 25 करोड़ से ज्यादा किसी के पास होगा ही नहीं। वह ईमानदारी से काम करेगा, पूरी प्रज्ञा से काम करेगा। अगर देश के साथ प्रेम है, अगर मातृभूमि से सच्चा प्रेम है, तो वह देश की सच्चे हृदय से सेवा करेगा।
तुम्हारे से ज़्यादा देश प्रेमी तो मैं अंग्रेजों को मानता हूँ। हावड़ा का वह वृक्ष आज तक कुशलता से काम कर रहा है और मुझे शक है अगर तुमने यही सरकार एक बार और ला दी, एक दो बार और ला दी, जो कहते हैं अमित शाह जी अभी 15 साल तुम मत बोलो, हम राज करेंगे, तो इस हावड़ा ब्रिज का एक एक नट बेच दिया जाएगा। एक एक नट। ऐसे बेईमान लोग हैं हमारे देश को संभालने वाले। यहां हमें चाहिए मेहनत कश। रेलवे मिनिस्ट्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, मैं उस वक्त वहीं था। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्ट्री की सौगंध उठा रहे थे। संयोग समझो, थोड़ा सा उन्होंने पासा चेंज किया तो मैंने देखा उनकी धोती फटी हुई थी पांव के पास। ऐसे ऐसे लोगों ने इस धरा पर कदम रखा है और ऐसे ऐसे महान आत्माओं ने इस देश पर शासन किया है। और जरा सोचो, अगर तुम ऐसे ऐसे व्यक्तियों को गालियां निकालोगे तो तुम भविष्य में कैसे लोग पैदा करोगे? क्या तुम भगत सिंह पैदा कर पाओगे भगत सिंह को गालियां निकाल के? अभी एक किसी व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को गाली निकाली। गांधी को गाली निकालने वाले तो आम हैं, ऐसी मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे न धीर धरे। जो जितना कर गया उपकार समझो। अगर गाली निकालोगे आगे से वैसा व्यक्ति नहीं आएगा। और बड़ा देश का हित किया इन गाली निकालने वालों ने। और फिर कुदरत का कानून है, जो तुम देते हो वह रिटर्न होकर तुम पर ही बरसता है। फिर यह कोई संयोग नहीं है, यह एक नियम है कि मोदी जी आपके ऊपर 3 किलो गालियों की बरसात होती तो है 300 किलो की। तुम कम आंक रहे हो। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को जितने थपेड़े पड़ जाएं उतने कम। रक्षा मंत्रालय देश की रक्षा
सशक्त व्यक्ति को दी जाएगी, जो उस कला में प्रवीण है। शिक्षा मंत्रालय उसे दिया जाएगा, जो शिक्षा के काम में प्रवीण है। आज तुम्हें देश के ओहदेदारों को देखकर शर्म नहीं आती क्या? इनके पास शिक्षा मंत्रालय है, क्वालिफिकेशन क्या है? प्रधानमंत्री के साथ हम बिस्तर हो, और प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरे देश के राष्ट्रपतियों के आगे जाकर नाचने, किसी फंड का हिसाब न देने के। इलेक्टोरल बॉन्ड जब असंवैधानिक था तो फिर चंद्रचूड़ साहब तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने माना कत्ल हुआ, तुमने माना कत्ल किसने किया, लेकिन तुमने दंड निर्धारण नहीं किया, वरन तुम आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी के साथ गणेश पूजा करने में व्यस्त थे, फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। तुम प्रसिद्ध होना चाहते थे या प्रधानमंत्री प्रसिद्ध होना चाहता था? ये बेवकूफियां लोगों को जरूर जग जाहिर करनी थी कि हम इतने मूर्ख हैं कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यह 4 सितारा जनरल की उपाधि से युक्त होता है। बाकी 3 थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, नभ सेनाध्यक्ष, इन तीनों का चीफ इसको रक्षा मंत्रालय दे दिया जाएगा, क्योंकि यही योग्य है। ऐसे ही सभी विभागों का वितरण होगा। यहां प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी गई अपनी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? यह सवाल नहीं होगा, यह मातृभूमि की सेवा का काम है। अपनी अयाशी 6 बार सूट बदलना, अपने शौक पूरे करना, सारे विश्व का भ्रमण करना, आपके शौक अपने घर पे जाके पूरे करो। अभी एक मजेदार किस्सा सुनो। एक तलाक का मसला आया किसी न्यायालय के पास। उस न्यायालय ने तलाक दे दिया। ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहते इकट्ठे तो अलग अलग रह लो, कलेश का ही करना है। जिंदगी कलेश करने के लिए थोड़ी होती है, जिंदगी मजे उठाने के लिए होती है, निर्बोझ होके, निर्भर होके। और तुम्हें अभी तक तो जीने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जीने का मौका ये लोभी लालची, ये दुष्ट तुम्हारे सिर से उतरेंगे तो तुम्हें जीने का लुत्फ बताएंगे, फिर तुम जी पाओगे सही से। किसी के गुरु बैठा है सिर पे, वह दिन भर रात जप कर रहा है, खाली तुम कभी होते ही नहीं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं घड़ ली हैं हमें, जो तुमने सुख और चैन की सांस नहीं लेने देते। रोज ईडी की रेट बढ़ गई, वहाँ सीबीआई की रेट बढ़ गई, जहाँ इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई। सब महकमे समाप्त हो जाएंगे, ना ईडी रहेगी, ना सीबीआई रहेगी, ना आईटी रहेगी।
क्योंकि किसी के पास क्या है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि किसी दिन तुम इतने ईमानदार बनो कि तुम्हारे पास 25 करोड़ की नेटवर्थ होते ही तुम सरकार को सूचित करो, जैसे लंगर के भंडारे में बैठा व्यक्ति तृप्त होकर कहता है कि बस और नहीं खाऊंगा, साथ कुछ लेके नहीं जाना। और 25 करोड़ रुपया बहुत होता है एक व्यक्ति का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस व्यक्ति के पास 25 करोड़ हो जाए, उससे फालतू हो जाए स्वच्छ से वो बाकी का रुपया भारत के कोष में जमा कराता है। इतने ईमानदार बनो तुम। आज बेईमानी हमारे रग में समाई हुई है। क्यों समाई हुई है? क्योंकि शुरुआत बेईमानी से। और मैंने तुम्हें रग पकड़ दी। 500 करोड़ रुपए तुम टिकट का खर्च करोगे, देश सेवा तुम कर कैसे पाओगे? मेरे गिदड़वा की मैंने उदाहरण दी थी। 75 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे कहने लगे राम जी, मैं राम जी का रोल करता, 55 लाख हम दे रहे हैं, 75 लाख वो मांग रहे हैं। 2008-9 की 7-8 की बात है। राम जी तुम मेरे बेटे को जज लगवा दो। मैंने कहा लगवा दूंगा। तो निश्चित रूप से वह लग गया। 75 लाख रुपए देकर लगा होगा। जो व्यक्ति 75 लाख रुपए देकर सेशन कोर्ट का जज लगता है, वह क्या खैर गुजारेगा? तुम कहते हो सब जगह लूटपाट है, कापा लिए बैठे हैं। अरे भाई कापा लेंगे नहीं तो क्या करेंगे बेचारे? देश सेवा तो इनमें भी बहुत है, इंसानियत तो इनमें भी बहुत है, जगाने वाला भी तो कोई चाहिए। जब तुम 5 करोड़ रुपया MD की डिग्री में तुम 5 करोड़ रुपया, MBBS की डिग्री में तुम 1 करोड़ रुपया देकर दाखिला लोगे, तो वह जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसके हाथ में कापा ही होगा पुत्र। क्योंकि 1 करोड़ डोनेशन, उसके बाद पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, कापी किताबों का खर्चा और 100 तरह के खर्च, सब जोड़कर बनिया हिसाब लगा लेता है कि इतना खर्च हो गया पुत्र, इतना कमाना है, और वो भी 2 साल में कमाना। तो तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक मरा हुआ व्यक्ति वेंटिलेटर पर डॉक्टर क्यों रखता है। मरीज की हैसियत देखकर कि यह दे सकता है, इसको लूट लें। क्यों? क्योंकि वह खुद लूटा है। तुम क्या उम्मीद रखते हो इस देश की प्रणाली से? डॉक्टर बना रिश्वत देके, इंजीनियर बना रिश्वत देके, मिनिस्टर बना रिश्वत देके, प्राइम मिनिस्टर बना 1000 झूठ बोल के। भला इस आदमी के दिमाग के अंतस मन में अनकॉन्शियस मन में, सबकॉन्शियस मन में यह बात नहीं चलती होगी कि मैंने 140 करोड़ लोगों से झूठ बोला है। उस झूठ बोलने को सत्य साबित करने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जोर जोर से बोलो, ऊंचे ऊंचे बोलो, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक।
और दिखावे के लिए किसी अतीक अहमद को गोली मार दो। क्या बात भाई, क्या न्यायपालिका मर गई है या तुमने मार दी है? तुमने मार दिया। प्रत्येक संस्था आज मृत प्राय घोषित हो चुकी है और सभी संस्थाओं में मैं प्राण फूंकने चला और सभी संस्थाओं के पास अपने अपने हक हकूक है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि फिर भी तुम बिक जाते हो। क्यों बिक जाते हो? मुख्य कारण है डर। भय। बाकी तो तुम निपट लोगे, लेकिन चचा जान, ये दिन तो बीत जाता है, ये रात क्यों आ जाती है, यह ईडी क्यों आ जाती है? तुमने कभी बेसिक फाउंडेशन को देखा? यह क्यों पहला बदला? क्यों 6 व्यक्ति आम आदमी पार्टी के रातों रात पार्टी बदल लेते हैं और एक ही पार्टी में क्यों जाते हैं? आपने इस पार्टी में किसी प्रकार का कोई नैतिक, शैक्षणिक, व्यवस्थापिक या वित्त किसी प्रकार का प्रवीणता, कुशलता देखी है? इन्हें कोई ऐसा काम किया? सारे देश हमसे एक एक करके टूट गए। क्यों? क्योंकि हमारे विदेश मंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर के शौक पूरे करने के लिए चटाइयां बिछाते रहे और हम आराम से सोते रहे, क्योंकि इन वैश्याओं ने प्रचार किया था कि देश मजबूत हाथों में है। हमें लोरी सुना दी गई और हम ठंडी हवाओं का आनंद लेते लेते सो गए। जब बुनियाद गलत से शुरू हो गए, सभी प्राइवेट संस्थान, शिक्षा संस्थान पढ़ाएंगे तो उसी तरह, लेकिन नेशनलाइज हो जाएंगे। उनका कोई प्राइवेट मालिक नहीं होगा। उनका प्राइवेट मालिक होगा तो उससे क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी और उसको उस हिसाब से तनख्वाह दे दी जाएगी। वह सरकार का मुलाजिम होगा। कुछ नहीं बदलेंगे, हम एक तिनका भी नहीं इधर उधर होने देंगे। बिल्कुल यथास्थिति बना रहेगा सारा मुल्क, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब आमूल चूल परिवर्तन हो गया। तुम तभी देखोगे जब फटे कुर्ते पजामे में एक संत जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सौगंध उठाएगा। और उसमें कोई फूंफा नहीं होगी। उसके पांव में घसे हुए स्लीपर होंगे, उसके सिर पर ईरानी पगड़ी होगी, उसके बेतरतीब बाल होंगे, उसने कोई फैशन नहीं करवाया होगा। अच्छा दिखना नहीं चाहेगा, वो अच्छा बनना चाहेगा। ये अच्छा दिखने वालों ने तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही सभी मंत्रालय सौंपे जाएंगे। उसी देश की तरक्की हुआ करती है
जिन देश के अग्रणी उस कला में प्रवीणता दक्षता रखे होते हैं। मैं लड़ाई करने का ढंग ही नहीं जानता, मेरे हाथ में तलवार दे दोगे, मुझे रिवॉल्वर पकड़ा दोगे, मैंने तो कभी रिवॉल्वर चलाया। रिवॉल्वर भी दे दोगे लेकिन चलाने की कला तो मैं जानता नहीं, मैं खुद को भी मार सकता हूं। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बच्चे के हाथ में आप रिवॉल्वर दे दो। तो जब मुझे आता ही नहीं, मुझे विभाग सौंपने का फायदा क्या है? ऐसे ही प्रत्येक महकमा डिपार्टमेंट उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसके योग्य होगा। हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया। हम कंपटीशन जीतने के लिए नहीं करेंगे, कंपटीशन तो करेंगे, लेकिन कंपटीशन देश को चलाने की प्रज्ञा के लिए करेंगे। देश को चलाने में ज्यादा सुंदर ढंग से कौन प्रवीणता रखता है, यहां शक्ति खर्च करेंगे। एक व्यक्ति को की इच्छा को पालने में सारे देश का खून पसीना एक हो जाए, शर्म की बात है। 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर गुजर बसर करे, शर्म की बात है। प्रत्येक व्यक्ति जिस कला में निपुण है, उस व्यक्ति की निपुणता को उजागर होगा और उसको देश सेवा में प्रयोग किया जाएगा। कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता, परमात्मा ने उसे हॉकी खेलने के लिए बनाया। तो हम उनको साधन देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, अवसर प्रदान करेंगे कि वह हॉकी का खिलाड़ी बने, विदेश में जाकर ओलंपिक मेडल लेके आए। हम ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवानों को, बेटियों को, जो हमारा सिर गर्व से ऊंचा करती, 10 पढ़े हुए पुलिस मुलाजिमों के हाथों में घसीटने की अनुमति कभी नहीं देंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि प्रज्ञा सड़कों के ऊपर घसीटी जा रहा है। हम कहेंगे प्रज्ञा विद्वानों के द्वारा पूजी जाए। वहीं पर आती है स्मृति, यत्र नार्यस्त पूजन्ते निवर्सन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, और यह तो नारी थी वह जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। तुमने क्या किया? सो धमा चौकड़ी फैलाते हो तुम, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि कहीं कहीं कोई जुगनू चमकता हुआ नजर आ जाता है। न्यायालय के फैसले में भी, चाहे वो बैलेंस बनाने के लिए ही फैसले क्यों ना करते हो, सब समझता हूं, चाहे बैलेंस बनाने के लिए ही फैसले क्यों ना करते हो, लेकिन कहीं कहीं जुगनू की चमकाहट वो भी दिखा देते हैं। और देश को एक सुकून होता है कि हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाज इनवैलिड, असंवैधानिक था, लेकिन असंवैधानिक था तो दोषी कौन? उस पैसे का क्या हुआ? उसको सरकार के कोष में जमा क्यों नहीं किया गया? जिस सरकार से तुम चंद्रचूड़ महाशय पगार लेते थे, उस कोष से तुम्हें अब घृणा आने लगी है।
और फिर तुम कहते हो कि इतिहास मेरे बारे में क्या लिखेगा, मैं चिंतित हूं। मैं बता देता हूं, इतिहास जब लिखा जाएगा वो तो तब लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हें महागद्दार घोषित किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य बता के असंवैधानिक था, महाराष्ट्र की सरकार को गिरा देना, लेकिन दोषी कौन? सजा किसे मिली? कत्ल तो हुआ, लेकिन फांसी कौन चढ़ा? 20 साल जेल में कौन गया? कत्ल तो हुआ, और पता है कत्ल किसने किया। तो यह डर नहीं तो और क्या है? और शर्म की बात है कि 140 करोड़ लोगों की ताकत तुम्हारे पास है और तुम डरते हो एक अतड़ी पार से। क्यों? क्योंकि जनता ने उठ के आपको हौसला नहीं दिया। जनता से मैं कहूंगा, उठो जागो, सत्य को बतला दो कि घबराओ मत, तुम्हारे पैर कंपने नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। यह मातृभूमि हमारी प्यारी मां है। यहां पर नियम, कायदा, कानून, संविधान की रक्षा के लिए तुम बैठे हो। और सीजे साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी एक नियम पास किया गया चुनाव आयोग के लिए, बड़ा हास्यास्पद नियम था, है अभी। जो चुनाव कराएगा उसको आजीवन उसके ऊपर कोई एफआईआर लॉज नहीं हो सकता। और पूछा गया कि यह कानून क्यों? इस देश में अगर राष्ट्रपति भी गुनाह करता है, यह भी नियम गलत है कि राष्ट्रपति होते हुए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर कोई गलत व्यक्ति किसी पद के ऊपर बैठा है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होकर उसको हटा देना चाहिए। बाद में कार्रवाई की तो ना की, पर एक बराबर होती है वो। तो चुनाव आयोग पर कोई एफआईआर लॉज नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं होगा। क्यों? देखिए इनकी दलील कितनी बचकान। क्योंकि ये स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से काम नहीं कर सकेंगे। यह बिल्कुल ऐसा हुआ कि राजा से कह दिया जाए कि तुम अपने सारे हीरे जवाहरात, लॉकर्स, सारी जहां पूंजी रखी है सब दरवाजे खोल दो, और चोर से कह दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर लॉज नहीं होगी, तुम लूट लो जितना लूटना है। यह चोर को हिमायत करने का कानून था। लूटो लूटो, अभी भी जो परिणाम आएंगे, क्योंकि अब तो जनता जाग गई। आज वोटिंग हो रही, लेकिन मेरी ये आवाज जब तक पहुंचेगी तब तक वोटिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन अभी पंजाब में एसआईआर हो रहा है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? तुम हाथ पे खुदवा दो, नाम पक्का है, जब तक मरेगा नहीं वो, जब तक मरेगा नहीं तब तक पक्का सबूत है। नीले अक्षर से खुदवा दो, हल्के नीले से, नाम और एपिक नंबर। तुम्हें क्या जरूरत है कागजों की? कागज मांगने की, ये हाथ ही कागज है, और ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक। हम इसको ऐसा भी नहीं कि स्पेयर पार्ट लगवा किसी दुकान से खरीद कर। इस पचड़ा पचड़ी में क्यों पड़ रहा? कोई व्यक्ति बीमार है लेकिन उसकी रजा तो पूछनी है, हॉस्पिटलाइज। तो चुनाव आयोग का व्यक्ति, चुनाव करवाने वाला जो व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा, 100% गारंटी होगी उसकी वोटिंग की।
जो जिंदा है उसकी वोट पड़े। वह पूछेगा, यह दायित्व है कि कौन से हॉस्पिटल में है। आदमी है, बीमार हो जाता है। वहां जाकर पूछे कि वोट, आज वोट का दिन। उसका हाथ देखे, एपिक नंबर मिल गया, ठीक, ओके, वोटर तो है। बोलिए वोट किसको डाल। इतना तो बता ही देगा, वो मरा तो नहीं है। उसका वोट उसी जगह पे फिल कर दो। ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। दूसरी कहावत मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर वह गंदी मछली निकाल दी जाए तो सारा तालाब शुद्ध मछलियों से भर जाता है, क्योंकि गंदी मछली निकाल दी गई। बेईमान लोग बैठे हैं, जब तक समझदार और ईमानदार, मेहनत कश, पढ़े लिखे लोग जब तक सत्तासीन नहीं होंगे तब तक अपने वोट का अधिकार बचाए रखो। आपके एंसेस्टर्स ने कुर्बानियां देकर यह अधिकार दिया है। यह भीख में नहीं है। जो कहते हैं या जिनके दिमागों में ये फितूर है कि यह हमें भीख में आज़ादी मिली है, उन्हें वक्त बता देगा कि भीख में मिली है या सिर कटा के मिली है। हमें उन चेतनाओं की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने इस देश को मुक्त कराने में अपने बलिदान दे दिए, ताकि आगे के लिए भी बलिदानी पैदा किए जा सके। जब तुम बलिदानियों को गालियां निकालोगे, अभी सुभाष चंद्र बोस को किसने गाली निकाली, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं खंगाल लूंगा। मैं उल्टा पुल्टा लगाना, मैं उल्टा पुल्टा लटकाना नहीं जानता। मैं भाषणबाजी देना नहीं जानता। मैं सत्य व्याख्यायित और सत्य बोलना जानता हूँ। मैं अमित शाह की तरह न तो गुंडा हूं, न तड़ीपार, न तानाशाह हूं। अमित शाह कहते हैं उसके बाद 2 महीने तक यहां रहेगी मिलिट्री, और जो खुरापाती हैं उनको उल्टे लटका दिए जाएंगे। बिल्कुल, खुरापाती उल्टे लटका दिए जाने चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन अगर खुरापाती तुम ही हो तो फिर कोई क्या करे। फिर हम उल्टे लटकाएंगे नहीं अमित शाह जी, हम तो उल्टे धरती में गाड़ देंगे। सारा व्यवस्था कैसे होगी शासन की, उसका बेस होगा ईमानदारी। जब आप शिक्षा मुफ्त ग्रहण करेंगे तो शिक्षा को मुफ्त ही बांटोगे। यही कहा था कि 100 हाथों से इकट्ठा कर, शत हस्त समाहर, 100 हाथों से इकट्ठा कर, सहस्र हस्तन कर, 1000 हाथों से बांट दे। अगर तुमने 100 हाथों से लुटाया है तो सहस्र हाथों से तुम इकट्ठा करोगे। समझा दी बात। तो हम सभी कॉन्वेंट कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह जहाँ इतने महंगे महंगे हैं, उनकी सारी व्यवस्था वैसे ही रहने देंगे। एक भी व्यक्ति को हम इधर उधर नहीं करेंगे। हम बस व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तित कर देंगे। पहले वो प्राइवेट थी,
अब वो नेशनलाइज हो गए। उस व्यक्ति से जो चला रहा है उस कॉन्वेंट स्कूल को, बस उसकी डिग्री पूछी जाए, वो कहेगा मैं पीएचडी हूं। ठीक है, तुझे 1 लाख रुपए महीना मिल जाएगा, तो सारी व्यवस्था को वैसे ही संभाल जैसे पहले संभालता था, सारा स्टाफ वैसे ही रहा, बस बेईमानी कम हो जाएगी। जो तुम 20,000 दे के 50,000 की रसीद लेते हो वह खत्म हो जाएगा मसला। जो तुम 7,000 रुपये दे के 40,000 की रसीद लेते हो टीचर से, यह दमा चौकड़ी खत्म हो जाएगी। तू डाल डाल में पात पात, मैं सब इन बेईमानियों के भीतर अंदर बैठा हुआ तुम्हारी सभी बेईमानियों को देख रहा हूं। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। 1 घंटे के करीब वीडियो होगा, 50 मिनट का, इससे ज़्यादा आप सुन भी नहीं सकते। बाकी मैं कल के लिए छोड़ता हूँ। धन्यवाद।